बीपीएससी शिक्षक भर्ती का ये क्लास नंबर 23 जो कि होमवर्क के माध्यम से दिया जा रहा है और वहीं उसी के माध्यम से क्लास कराया जा रहा है, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड अभी क्लास चल रहा है, जिसमें आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती में दृष्टि बुक का जो है वो 4 चैप्टर फिजिक्स में ख़त्म हो गया है और आपको एसएसटी में जो है मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ जो है ये खुद तक ख़त्म हो ही गया है। उसके साथ साथ जो है ये आपको एससीईआरटी का जो नोट्स है क्लास 8 का ख़त्म हो गया है, आज क्लास 9 ख़त्म हो जाएगा और आपको क्लास 9 के बाद कल जो है आपको होमवर्क में क्लास 10 का जो मॉडर्न हिस्ट्री बनने वाला है वो दिया जाएगा। आज कुछ क्लास 9 में एंशिएंट हिस्ट्री है, कुछ मेडिवल हिस्ट्री है, उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाइक करने के साथ साथ जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीक़े से आपको जो रोज़ क्लास जो है हमेशा मिलते रहेगा। क्योंकि एक कहावत भी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा और तुम थक के यूँ ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि ध्वनि चैप्टर दिया गया था और ध्वनि चैप्टर को जो पूरे आज ख़त्म कर दिया जाएगा, जिस प्रकार कल जो तरंग ख़त्म कर दिया गया था उसी तरीक़े से आज ध्वनि को ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में जो कि क्लास 9 का इतिहास की दुनिया का जो चैप्टर दिया गया था उसको भी ख़त्म किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, जो ध्वनि जो है, ध्वनि एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि एक ऊर्जा का एक रूप है जो कि किस माध्यम में संचरित होती है? जो कि एक प्रकार से तरंग के रूप में जो ध्वनि जो है वो संचरित होती है। मतलब जिस प्रकार कल तरंग बताए थे, तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये हमारे भुट्टू बाबू जी बोलेगा तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग को ही आपको गैर यांत्रिक या अयांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ध्वनि भी एक प्रकार का क्या है? तरंग है, जो कि एक ऊर्जा का एक रूप होता है और जिसके कारण जो है हम सुन पाते हैं। किसी भी चीज़ को सुनते हैं वो कानों की सहायता से, जब तक ध्वनि नहीं होती तब उसको सुन जो हम लोग नहीं पाएंगे। आगे बताइएगा, ध्वनि जो है एक प्रकार का कैसी तरंग हो जाएगी? ये अनुदैर्घ्य ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और कल जो हम बताए थे कि अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है वो किस माध्यम में गमन करती है? जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य जो वो घूम सकती है और अनुप्रस्थ जो है सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में गमन कर सकती है और प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। और ध्वनि जो है यह इसके गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अगर ध्वनि कहीं गमन कर रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर माध्यम है, तभी ध्वनि गमन कर सकती है। अगर ध्वनि के लिए माध्यम नहीं रहेगा तो वो गमन हो ही नहीं सकती उसके लिए। और ध्वनि जो है वह किस किस माध्यम में गमन कर सकती है? तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में जो ध्वनि है वो गमन कर सकती है, क्योंकि ये कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग का लक्षण ही होता है कि वो तीनों माध्यम में गमन करती है। आगे बताइएगा कि ध्वनि जो है अवश्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि होती है। तो अवश्रव्य ध्वनि जिसको हम लोग जो है नहीं सुन पाते हैं, यह ध्वनि का इसके रेंज कितना से कम रहेगा तो नहीं सुन पाएंगे? 20 हर्ट्ज, 20,000 नहीं, 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगा तो वो हो जाएगा अवश्रव्य, इसको हम लोग जो है सुन नहीं पाते। इसमें होता क्या है कि इस रेंज का जो ध्वनि होता है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत लंबा हो जाता है और जैसे ही तरंग दैर्घ्य बड़ा होगा तो वो चारों तरफ छिड़िया जाता है, मतलब वितरित हो जाता है, जिसके कारण उसको हम लोग जो है नहीं सुन पाते हैं। और यह जो है उसका उदाहरण हो जाएगा आपको ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्का पिंड आदि जो है ये सभी जो है अवश्रव्य ध्वनि जो वो पैदा करती है। अब बताइएगा श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं इसका रेंज बताइएगा? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा। देखिए कहीं कहीं 20,000 नहीं लिखा रहेगा, आपको 20 के दे देगा, 20 kHz। के मतलब ही होता है 1000, के मतलब क्या होता है? 1000। वैसे ही 20 हर्ट्ज से लेकर अगर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो उस ध्वनि को क्या कर सकते हैं हम लोग? सुन सकते हैं और वह श्रव्य ध्वनि की रेंज में आएगा। और अब श्रव्य ध्वनि का रेंज कितना होगा? 20 हर्ट्ज से कम और सुनने वाला हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगर वही ध्वनि जो है अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगी, इसको सुन सकते हैं, वो हो जाएगी पराश्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग जो है नहीं सुन पाएंगे, वो हमारा सुनने लायक ही नहीं रह पाएगा। ठीक है ना? और यह जो है यह जो है मनुष्य को कान को हानि पहुंचा सकता है और यह जो है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन इत्यादि द्वारा क्या कर सकते हैं? यह जो है इसको सुन सकता है। देखते होइएगा आप लोग कि किसी भी चीज़ को ध्वनि को कुत्ता सूंघते या फिर कुत्ता को आशंका हो जाती है किसी भी चीज़ को, तो वो पराश्रव्य ध्वनि के कारण कभी कभी देखते हो कुत्ता सोया हुआ है क्या उठ के खड़ा हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो पराश्रव्य ध्वनि जो है वो सुन लेता है। अगर सोया हुआ है क्या उठ के खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? पराश्रव्य ध्वनि जो वो सुन लिया है। आगे बताइएगा
जो प्राश्रव्य ध्वनि जो है ना एक विसिल से भी उत्पन्न किया जा सकता है, जिसको गाल्टन की सीटी कहते हैं। याद रखिए, गाल्टन की सीटी, सीटी जिससे आवाज़ निकलती है, सीटी, गाल्टन की सीटी से भी प्राश्रव्य ध्वनि जो उत्पन्न किया जा सकता है। और इस सीटी का प्रयोग जो है कुत्तों को प्रशिक्षक देने वाले प्रशिक्षक करते हैं। जो कुत्ता सेना में जो कुत्ता को ट्रेनिंग दिया जाता है वो गाल्टन सीटी का यूज करते हैं, और गाल्टन सीटी से भी जो है प्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। जी, अगर आपको पूछा है किस सीटी के माध्यम से अगर प्राश्रव्य ध्वनि निकाल सकते हैं तो कौन सी सीटी हो जाएगी? गाल्टन। डाल्टन नहीं, गाल्टन की सीटी से जो है प्राश्रव्य ध्वनि जो वो उत्पन्न किया जा सकता है। और यह सीटी जो है किसके प्रशिक्षक के लिए किया जाता है? कुत्ता, यानी कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए गाल्टन की सीटी का जो उपयोग किया जाता है। उसके बाद बताइएगा कि इसमें क्या होता है, इसका तरंग दैर्घ्य जो पतला होता है, ये चारों तरफ फैलता नहीं, ये पतला होता है और एक रेखा में गमन करता है, जिसके कारण जो है इसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब जो है सुन सकते हैं। देखिए, प्राश्रव्य ध्वनि जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सब ये याद रखिएगा, खाली इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। देखिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए जो पानी के अंदर जो नौवाहन होता है, उसको पनडुब्बी जो होते हैं, उसको पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोनार का। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। क्या होता है फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। और इसमें भी जो है प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है वो किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? सोनार में। और सोनार जो है किसी भी डूबी हुई वस्तुओं का करता है, पता लगाने का वो काम करता है। आगे देखिएगा कि प्राश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसको सुन लीजिएगा। कीमती कपड़े, वायुयान और घड़ी के पुर्जों से धूल हटाने के लिए जो है वहाँ भी प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है वो किया जाता है। उसके बाद कल कारखानाओं की चिमनी से कालिख, जो करखा जो कहते हैं, उसको भी हटाने के लिए प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। देखिए, एग्जाम्पल सुनते जाएगा, ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कीड़ों को नष्ट करने में भी प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। छिपी हुई वस्तुओं को खोजने में किसका उपयोग किया जाता है? प्राश्रव्य ध्वनि का। उसके बाद जो है द्रव, किसी भी द्रव को गर्म करने के लिए भी प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। और स्वचालित दरवाजाओं को नियंत्रित करने के लिए, जिससे देखते हो ऑटोमेटिक मेट्रो में गेट बंद हो जाता है, कहीं कहीं लिफ्ट में ऑटोमेटिक गेट बंद होता है ना, तो उस जो स्वचालित दरवाजा होता है उसमें भी प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, ये बताइएगा, उसके बाद ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। किस में होती है? सबसे अधिक ठोस में होती है। और ठोस में पूछेगा सबसे अधिक किस में होता है? इस्पात में। और उसके बाद सबसे अधिक होता है एल्युमिनियम में होता है, 64-20 होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो देखिए एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, वन लाइनर में क्वेश्चन हम आपसे ये बना रहे हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे ध्वनि की किस्में परिवर्तित आ जाती है, सो बताइए। ये आयाम नहीं सर, ये आपको जो है ना चाल में परिवर्तन आ जाता है। चाल ये तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, जिसके कारण चाल में परिवर्तन हो जाता है और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि जो है किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तन होता है, सो बताइए। चाल या तरंग दैर्घ्य जो उसका परिवर्तन हो जाता है, और कौन नहीं बदलता है? तो आवृत्ति जो है वो नहीं बदल। याद रखिएगा, आपको उल्टा ही पूछ सकता है कि इसमें कौन निर्भर नहीं करता है, तो ये आवर्ती जो है इस पर निर्भर नहीं करता है। और निर्भर करता कौन है? चाल या तरंग दैर्घ्य। जब तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा उसका चाल भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये फंसाने के लिए दे देगा कि इनमें से कौन जो है ध्वनि पर निर्भर नहीं करती है, तो आवृत्ति जो है वो ध्वनि पर जो निर्भर नहीं करती है। आगे बताइएगा कि ध्वनि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को कौन सी संख्या कहते हैं? मैक संख्या। यानी ध्वनि की चाल को कौन सी संख्या कहते हैं? मैक संख्या जो है वो कहा जाता है। आगे बताइए, किसी माध्यम में ध्वनि ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या बढ़ सकती है? जी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही ताप बढ़ाइए किसी भी चीज़ का, ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखते हो जाएगा कि गर्मी के दिनों में जो है जब लोहा गर्म हो जाता है तो उसमें एक बार टर्न मारेगा, दूर तक वो आवाज़ क्या होता है? सुनाई पड़ता है। आगे बताइएगा कि 1 डिग्री तापमान, अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है? 0.61। 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है तो 61/100 यानी 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो ये ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा कि ताप समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव पड़ता भी है? वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, ताप बढ़ने पर जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, लेकिन जब ताप समान रहेगा तो उसका चाल भी क्या रहेगा? एक समान ही रहेगा। इस बात समझ गए होंगे। जैसे ही ताप समान रहेगा ध्वनि की चाल समान रहेगी, ताप बढ़ाएंगे ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गैसों में ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है? गैसों में न्यूनतम होता है। देखिए, स्त्रीली से ठोस में अधिकतम, उससे हल्का कम द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है? गैस में होता है। ये आपको कभी कभी सजाने को भी दे देगा कि इनमें से कौन जो है ध्वनि का बढ़ते क्रम है, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लिया जाएगा पहले। सबसे पहले कम किसमें होगा? गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में हो जाएगा। ये आपको बढ़ते
क्रम हो जाएगा। और घटते क्रम की बात करेगा तो सबसे अधिक ठोस में, उससे कम गैस में, द्रव में, और सबसे कम किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। तो ध्वनि का चाल जो है सबसे कम किस में होता है, गैस में। किस में होता है, गैस। मुंह खोल के बोलिए, गैस में होता है, ठीक है ना। और हवा में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है कितना मीटर पर सेकंड होता है, 332 देता है, कहीं कहीं 330 भी दे देता है, ठीक है ना। 330 या 332 दोनों रहेगा तो मार सकते हैं। ये हवा में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि की चाल जो होती है ये इसका क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कभी कभी होता क्या है कि ठंडों बरसात के महीनों में जो है ये आपको रेलवे की सीटी या किसी भी चीज़ की सीटी जो है वो दूर तक सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है, सुन लीजिए। क्योंकि जलवाष्प का घनत्व जो है वायु के घनत्व से कम हो जाता है, इसलिए ध्वनि जो है वायु के ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही वजह से बरसात के मौसम में सीटियों का आवाज़ जो है दूर तक जो है वो सुनाई पड़ता है। ये बरसात के मौसम में जब जैसे ही आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ जाता है, इसलिए बरसात के महीनों में जो है सीटी की आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि माध्यम में वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और विपरीत दिशा में जो है ध्वनि की चाल घट जाती है। मतलब जिस तरीका से माध्यम का चाल बढ़ाइएगा ध्वनि का चाल भी उसी तरीका में बढ़ेगा। अगर माध्यम का चाल घटा दीजिएगा ध्वनि की चाल भी क्या होगी, घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि जो है मुख्य रूप से डिपेंड किस पे होता है, माध्यम पे डिपेंड होता है। अगर माध्यम का ताप बढ़ाइएगा ध्वनि का ताप भी बढ़ जाएगा, चाल भी बढ़ जाएगा। माध्यम का ताप स्थिर रखिएगा ध्वनि का चाल भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। मतलब पूरे तरीके से ध्वनि किस पे डिपेंड होता है, माध्यम पे। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो वहाँ ध्वनि का चाल, ध्वनि संभव ही नहीं है, ठीक है। निर्वात में ध्वनि जाती है, नहीं जाती। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहाँ हवा नहीं है। और हवा में भी ध्वनि का चाल जो होता है वो कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ध्वनि का जो होता है, ध्वनि की तीव्रता जो है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, डेसिबल होता है। और डेसिबल जो है किसका 10वां भाग हो जाएगा, ये बेल के 10वें भाग क्या कहते हैं, डेसिबल। देखिए इतना बात सब लोग जानते थे कि ध्वनि की तीव्रता का सही मतलब क्या होता है, डेसिबल होता है। लेकिन ये किसका 10वां भाग होता है, तो ये बेल का, यानी बेल का 10वां भाग जो होता है ना उसी को डेसिबल कहा जाता है, ठीक है। नहीं 1/10 बराबर 1 डेसिबल हो जाएगा। आगे बताइएगा। देखिए इसका पूछेगा आपसे, मतलब रेंज पूछेगा, ठीक है ना। तो रेंज में बताएगा साधारण बातचीत करने के लिए ध्वनि का डेसिबल कितना होना चाहिए, 30 से 40। 30 से लेकर 40 जब साधारण अपने लोग बातचीत कर रहे हैं इसमें ध्वनि का डेसिबल कितना हो जाएगा, 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। और जोर जोर से बात करेंगे, जैसे कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, वो 50 से लेकर 60 के बीच में हो जाएगा। और विद्युत मोटर का जो डेसिबल होता है वो 110 दे देता है। और सायरन जो सुनते हुए किसी जगह सायरन, जूट मिल में होता है, शिफ्ट खत्म होता है तो सायरन बजता है ना, वो 110 से लेकर 120 के बीच में उसका डेसिबल हो जाएगा। और जेट विमान का होता है, ये सबसे अधिक किसका होता है, जेट विमान का ही होता है, 140 से लेकर 150 तक। कभी एयर जाइएगा ना बंदरगाह पे घूमने के लिए, जेट विमान पे बहुत आवाज़ करता है, बहुत आवाज़। वो 140 ऑर्केस्ट्रा का भी देखिए, तब पकड़ आपका ऑर्केस्ट्रा पे भी है। वो समझ रहे हैं, एक उम्र होती है, उस उम्र को आप पार कर रहे हैं। 140 से लेकर 150, अभी ऑर्केस्ट्रा पे ध्यान जाएगा ही, 140 से लेकर और 150 के बीच में जो है वो जेट विमान का ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि जो है, ध्वनि यह सबसे अधिक जो है किसमें गमन करती है, सबसे ठोस माध्यम में। आप बताइएगा कि रेल की पटरियों पर गर्मियों के महीने में अगर हथौड़ी पीटते हैं और किसी दूसरी जगह पर जाकर कान लगा के सुनते हैं तो उसकी 2 बार आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो इसका कारण बताइएगा। इसका कारण क्या होता है, ये इसका कारण ये होता है क्योंकि ध्वनि जो होती है, ध्वनि वो सबसे तेजी में गमन किसमें करती है, इस्पात में। सबसे अधिक इस्पात में गमन करती है, उसके बाद करती है वायु में। तो पहले द्रव हो जाएगा, उसके बाद किसमें, वायु में। तो अगर आप यहाँ ध्वनि किसी पटरी पर हथौड़ी मार रहे हैं और वहाँ जाके सुनिएगा कान लगा के, तो पहले आपके सुनाई पड़ेगा किस वाला, पहले इस्पात वाला सुनाई पड़ेगा और उसके बाद हवा के माध्यम से ध्वनि जा रही है वो सुनाई पड़ेगा। इसलिए आपको डबल आवाज़ सुनाई पड़ता होगा, ठीक है ना। यही कारण है कि डबल आवाज़ सुनाई पड़ता है। पहले इस्पात में 30 चल जाता है, उसके बाद हवा के माध्यम में थोड़ा सा लेट पहुंचता है। इसी कारण से जो क्या होता है वो 2 बार सुनाई पड़ता है। कभी कभी देखिएगा पटाखा जब छूटता है तो पहले प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसके बाद आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो उसमें जो है किसकी चाल अधिक हो जाएगी, प्रकाश की चाल अधिक होती है और आपको ध्वनि की चाल वहाँ कम हो जाती है। इसलिए पहले जो रोशनी, मतलब जैसे ठनका ठनकता है, बिजली चमकता है, मेघ का गर्जन होता है, तो पहले रोशनी दिखाई पड़ती है, उसके बाद आवाज़ सुनाई पड़ता है, ठीक है ना। वहाँ प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक हो जाती है। समझ रहे हैं भुट्टू बाबू ना जी। आपको समझना पड़ेगा, आपको शिक्षक बनना है तो हमसे जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको अच्छी बात है, लेकिन जुड़ने के साथ आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है।
और संयम बना के रखा कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में एक शिक्षक बनने के लिए संयम का होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे माननीय के पाठक जी छुट्टी पर है, अगर छुट्टी पर ऐसे आएंगे सबका संयम खो देंगे यहाँ पर, ठीक है, रूटीन बिगाड़ जाएगा फिर से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिए एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। एकल आवृत्ति ध्वनि को टोन कहते हैं। और भारत की जो संगीत पद्धति है, टोन रिंग का जो टोन होता है उसी को टोन, एक बार अगर टोन मार, एक बार जो ध्वनि हुआ उसको क्या कहेंगे? टोन कहते हैं, ठीक है ना। और उस टोनों के जो होता है क्या कहते हैं? टोनों अधिक टोनों को मिला देंगे ना तो वो क्या मिश्रण से जो स्वर का निर्माण होता है। और हमारे संगीत के पद्धति में कितने टोन हैं? 7 गो टोन। ये भी याद रखिएगा, संगीत में कितने टोन होते हैं? 7 गो, जिसको संगीत का आयाम कहा जाता है। हाँ, सा रे ग म प ध नी, उसका फिर सा पे आ जाएगा, सा रे गा होता है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके कारण जो है रेलवे की सीटी बजाते हुए ध्वनि जो है नज़दीक आती तो तेज़ी से सुनाई पड़ती है, दूर जाती है तो मोटी सुनाई पड़ती है। ये डॉपलर प्रभाव के कारण जो है किसी भी नज़दीक में ट्रेन रहेगा आपके नज़दीक में तो उसका आवाज़ तीक्ष्ण रूप से आपको लगेगा कान फट गया हमारा, अगर ट्रेन के बगल में खड़ा होइएगा तो। और दूर से सुनिएगा तो आपको वही आवाज़ जो है अच्छा लगता है। यही ना बात है कि दूर का ढोल सुहाना लगता है। ये किसके कारण लगता है? डॉपलर प्रभाव के कारण ही दूर का ढोल जो है सुहाना लगता है। जैसे बाबा अभी ऑर्केस्ट्रा की बात किए तो ऑर्केस्ट्रा के बगल में अब वो करेगा दलकते रहेगा, ठीक है ना, और वही थोड़ा दूरी से सुनिएगा तो वो अच्छा लगेगा सुनने में। आगे बताइएगा कि किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस आ जाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्वनि का परावर्तन। देखिए परावर्तन सिर्फ प्रकाश में नहीं होती, वो ध्वनि में भी होती है। परावर्तन किस किस में होती है? ध्वनि में भी होती है और प्रकाश, दोनों में होती है। देखिए अगर आपको किसी ठोस सतह से अगर टकरा के ध्वनि वापस आता है उसको ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। जैसे अगर आप सुनते होइएगा किसी बंद कमरे में आप अगर आप जोर से चिल्लाइएगा तो आपको आवाज़ गूंजने लगता है, इक्को साउंड की तरह सुनाई पड़ता होगा। वो क्या है? एक प्रकार का ध्वनि का परावर्तन है, वो ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। और उसको कम करने के लिए दीवारों की सतह को रुखरा बनाया जाता है, ठीक है ना, दीवारों की सतह को रुखरा बनाया जाता है ताकि वो आवाज़ जो है वहाँ पर टकरा के सीधी आवाज़ हो हमारे कानों पर न पहुँचे, इसलिए आवाज़ों को रुखरा बनाया था। कभी कभी देखिएगा सेमिनार हॉल जो होता है या फिर किसी भी यूट्यूबर का स्टूडियो देखिएगा तो अपनी दीवारों में जो ना एक प्रकार का मतलब टाइल्स यूज करता है जो कि रुखरा टाइल्स रहता है, ठीक है ना, और वो इक्को साउंड को कम करने का काम किया करता है, ठीक है। और ध्वनि के परावर्तन के कारण ही जो है एक प्रकार इसी को ध्वनि के परावर्तन जो होता है इसके लिए अवरोधक का होना बहुत ज़रूरी है। अवरोधक में अगर समतल सतह रहता है तो उससे इक्को साउंड प्रतीत होता है सुनने में। अगर किसी बंद कमरे में चले जाइए या फिर आप किसी रूम में रहते हैं, उस रूम का सारा सामान बाहर निकाल दीजिएगा और धीरे से ही बोलिएगा ना तो आपको लगता है आवाज़ जोर से गूंज के आ रहा है। अगर आप दिवाली के समय में घर सफाई करते होइएगा तो पूरा रूम सब बाहर करते होइएगा तो आपको सामान जो इक्को के रूप में सुनने को मिल रहा होगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि ध्वनि के परावर्तन के बाद जो हमारी कान जो होती है वो कितने सेकंड तक हमारे कानों पर उसकी आवाज़ बनी रहती है? 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड। अगर हम किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क से लेकर कर्ण पटल पर कितना समय तक उसका आवाज़ रहता है? 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड तक वो बनी रहती है। और इसका एक और बात याद रखिएगा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से लेके हमारे कानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.67 या फिर आपको रेंज मिलेगा तो 17 मीटर, 16.67 या 17 मीटर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका एग्जैक्ट मान 16.67 होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में एग्जैक्ट ना देकर 17 मीटर देता है। यानी परावर्तक ध्वनि सुनने के लिए आपको स्पष्ट रूप से कितनी बीच की दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर या 16.67 मीटर जो होना चाहिए, इसके बीच की दूरी होना चाहिए। और स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितना रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी अनंत है। अधिकतम दूरी आप अनंत रूप में देख सकते हैं। और आपको सुस्पष्ट रूप से देखना है तो उसके लिए आपको 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सुनने के लिए कितना मीटर? 17 मीटर ये प्रतिध्वनि सुनने के लिए होना चाहिए। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। जो उस समय आप बोल रहे, देखिए परावर्तन उसमें भी प्रकाश में भी होती है और अपवर्तन इसमें प्रकाश में भी होती है। ठीक उसी प्रकार परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन दोनों जो है ये आपको ध्वनि में भी देखने को मिलता होगा। देखिए आपको इसका एक रीजन बताते हैं कि अगर आप शाम के समय में क्या करते हैं, ठंडे के महीनों में आप सोए रहते हैं, गर्मी के महीनों में सोते हैं, जैसे बगल में रेलवे स्टेशन है समस्तीपुर जंक्शन, अभी आपका आवाज़ उसको सुनने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग टाइम होता है 5-6 या 4-5 बजता है तो आपको प्लेटफॉर्म की आवाज़ यहाँ सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सुन लीजिए अभी, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है वो भिन्न भिन्न होती है।
विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न होती है और इसी कारण से ध्वनि का अपवर्तन होता है। ध्वनि के अपवर्तन जो है ठंडी रातों में ध्वनि को दूर तथा स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वायुमंडल में आर्द्रता होगी, हम बताए थे वायुमंडल में जब भी आर्द्रता होती है ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही वायुमंडल में नमी होगा थोड़ा सा भी ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी कारण जो होती है कि क्या कहते हैं ठंडी महीनों में या फिर आपको सुबह के टाइम में जो है थोड़ा सा वायुमंडल नमी रहता है, आपको सुबह में उतना गर्मी नहीं देखने को मिलेगा। इसी कारण से जो है क्या कहते हैं जोर से जो आवाज़ देता है यहाँ तक आप सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट टॉपिक ही उसके बाद, कि जब ध्वनि किसी अवरोध से टकराती है और अवरोधों के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन। देखिए परावर्तन होती है क्या, परावर्तन टकरा के सीधे अगर वापस आ गया तो हो गया परावर्तन। अगर टकरा के अपना पथ टकरा के और पथ चेंज कर लिया तो हो जाएगा अपवर्तन, और टकरा के उसके किनारे से मुड़ के बगल से निकल गया तो हो जाएगा ध्वनि का विवर्तन हो जाएगा। ध्वनि के इसी गुण के कारण जो है बाहर से आने वाली आवाज़ जो है कमरे के भीतर भी सुनाई पड़ती है। जब किसी, जैसे अभी यहाँ इस रूम में हम बोल रहे हैं, आपके पड़ोसी वाले रूम में भी उसको सुन सकता है। इसका कारण क्या है, ध्वनि का विवर्तन। जैसे हम बोल रहे हैं आवाज़ दीवार से टकरा के उसके बगल से होकर निकल के आगे चली जा रही है, वो आपको बगल के रूम में भी सुनाई पड़ता है। इसलिए ना लोग बोलता है कि दीवारों को भी कान होते हैं। ये इसका माध्यम क्या हो जाएगा, ध्वनि का विवर्तन। समझ गए ना बेटू बाबू, ये इतना जहाँ तक बोले वहाँ तक समझने में कोई दिक्कत उम्मीद करते नहीं दिक्कत होगा। उसके बाद जो है अब आपको जो है कुछ क्वेश्चन है उसको डील करते हैं। बताइएगा कि जो कि अभ्यास प्रश्न है, बताइएगा प्राध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्राध्वनिक की आवृत्ति कितनी जाएगी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बोलिए हैरान जी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य की श्रव्य सीमा कितना हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग जो होती है कौन सी तरंग होती है, अवरक्त तरंग होती है। और आपको हम बताए थे भी कि आपको जो है अवरक्त तरंग का उपयोग और कहाँ किया जाता है, किसी भी चीज़ों को खोजने के लिए सर्च लाइटों में किसका उपयोग किया जाता है, अवरक्त तरंग का भी उपयोग किया जाता है। कल ये बच्चा इस सब बात बता दिए हैं। आगे बताइएगा कि स्पष्ट रूप से ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, 16.67 या 17 मीटर। अगर आपको 6-7 नहीं मिले, 16.5 भी मिले, उस रेंज में आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना। आप रेंज में देख लीजिएगा सर जी, उस हिसाब से 16.5 भी देता है, 16.67 भी देगा, आपको 17 भी देगा, ठीक है ना। वो आपका उसके बाद आप के ऊपर डिपेंड कर देगा, वो उतना नजदीक ऑप्शन नहीं देगा सर जी, समझ रहे हैं ना। आगे बताइएगा कि ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है, 332 होगा। आपको बताया था इसमें 330 भी ऑप्शन दिए हुए, 330 या 332 दोनों रहेगा, उसके साथ लेके जा सकते हैं। देखिए 332 देता है। देखिए इसका यूनिट भी ध्यान रखा कीजिएगा, यूनिट लास्ट में जरूर देखिएगा। 332 किलोमीटर भी दे देगा और 332 मीटर भी देगा, मीटर प्रति सेकंड के साथ ही जाना है, ठीक है ना। यूनिट भी याद रखिएगा इसका। आगे बताइएगा प्रासर्व ध्वनि वे तरह ध्वनि होती है जिसकी आवृत्ति कितने हजार हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगी। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। अब ऑप्शन सुन लीजिए, हवा, ग्रेनाइट, पानी या लोहा। लोहा में सबसे अधिक ध्वनि किसमें गमन करती है, इस्पात में, यानी लोहा में करती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चमगादड़ जो होती है वो आधी रातों में भी उड़ सकती है और अपना शिकार कर सकती है, इसका कारण क्या है, वो प्रासर्व ध्वनि जो है वो उत्पन्न करती है, ठीक है ना। वो प्राध्वनिक तरंगे निकालती है जिसके कारण जो है वो टकरा के उसको फिर वापस आ जाता है, उसको सुन लेता है, और वो प्रतिध्वनि के कारण जैसे सुनता है अपना मार्ग बदल लेता है, अपने शिकार को वो कर सकता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो मनुष्य में ध्वनि कंपन की अनुभूति जो है उसके लिए आवृत्ति सीमा जो है हर्ट्ज में बताइए कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज जो है उतना हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताएगा ध्वनि की तारतम्य जो है वो किस पर निर्भर करती है, वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो ध्वनि तरंगे में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन। ध्रुवन जो है वो नहीं हो सकता है। अभी तुरंत बताया है ये व्यतिकरण, अभी तुरंत बताया ना कि आपको वो विवर्तन बताया, विवर्तन जो है बगल से निकल सकता है। अगला क्वेश्चन बताएगा मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना रखा गया, मनुष्य के लिए मानक। देखिए ये इसमें 60 दिए हुए हैं, आपको 40, हाँ WHO के हिसाब से जो ना ये 60 ही लिया जाता है, WHO के हिसाब से। मानक महेश बनवाल में उसमें 55 या 45 दिए हुए हैं, इसमें 60 डेसिमल दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा डेसिबल कितने मापने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन सुन लीजिए कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा खून में हीमोग्लोबिन मापने के लिए,
दूसरा हो जाएगा पेशाब में शक्कर मापने के लिए, तीसरा हो जाएगा वायु में कण मापने के लिए, और चौथा हो जाएगा वायुमंडल में ध्वनि मापने के लिए। ये आपको ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। और डेसिबल किसका 10वां भाग है? बेल का, यानी बेल के 1/10वें भाग क्या कहते हैं? डेसिबल कहा जाता है। आगे बताइएगा एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है उसका नाम बताइएगा। ऑप्शन सुन लीजिए, सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी और एक्सरे। ये सोनोग्राफी हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि WHO के अनुसार जो है एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना रखा गया है? ये 45 डेसिबल रखा गया है। रेंज में 45, रेंज में इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये 45 डेसिबल ही हो जाएगा। आगे बताएगा ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? इस्पात या ठोस में हो जाएगा। देखिए इसमें इस्पात या ठोस हो जाएगा। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन दिए हुए वायु में, द्रव में, धातु में या निर्वात में। तो धातु, देखिए ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं, धातु हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, दाब के, ताप के, आर्द्रता के और घनत्व के। तो ये हो जाएगा दाब के। मतलब दाब बढ़ने से ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ताप बढ़ता है तो उसका ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तापमान बढ़ाएंगे तो ही बढ़ जाएगा। आर्द्रता अगर ज़्यादा होगी तो ध्वनि क्या होगी? दूर तक जाएगी। बताए थे ना, बरसात के महीनों में ऐसा होता है। तो ये आपको जो ध्वनि चैप्टर दिया गया था ये पूरी तरीके से जो खत्म हो गया है। इसके बाद कल आपको प्रकाश की देखने को मिलने वाला है। तो क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट किया कीजिएगा। और इसके बाद जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि SCRT का नोट्स है, क्लास 9th का जो PDF दिया गया था उसके माध्यम से क्लास करा रहे हैं, जो कि आपको SCRT में आज क्लास 9th का जो हिस्ट्री है उसको खत्म किया जाएगा। और उसके बाद करंट अफेयर को भी देखने को मिलेगा। और कुछ भाइयों का ऐसा भी कमेंट आ रहा था कि करंट अफेयर में थोड़ा विशेष बल दिया जाए, तो आज करंट अफेयर में थोड़ा ज़्यादा सा तवज्जो दिया जाएगा। उसको सुनने और समझने का प्रयास जो वो किया कीजिएगा। तो आज जो है क्लास 9th का दिया गया था इतिहास की दुनिया, इसमें कुछ बहुत ही एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही अंदर से क्वेश्चन दिया गया। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान जो है वो कहाँ से सीखा था? अरबों से। यूरोप वासियों जो थे वो कंपास का ज्ञान किससे सीखे थे? अरबों से कंपास का उपयोग करना सीखे थे। और कंपास जो है एक प्रकार का दिक् सूचक यंत्र होता है। कंपास एक प्रकार कैसा यंत्र होता है? दिक् सूचक यंत्र होता है। अगर कहीं आप जा रहे हैं, अगर आपका घड़ी उस समय या फिर मोबाइल का डाटा काम नहीं कर रहा है तो आप कंपास के माध्यम से अपना दिशा जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। और कंपास में हमेशा दिशा किस दिशा में दिखाता है? उत्तर और दक्षिण की दिशा में जो है वो चुंबकीय कंपास में हमेशा दिशा जो है वो दिखाई पड़ता है। अगर आपको उत्तर और दक्षिण दिशा पता चल जाएगा तो आप पूरा और पश्चिम वहाँ से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विभिन्न आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होता है कि भारत का व्यापारी जो आया था ये अब वास्को डिगामा, यह जो आया था कहाँ आया था? ये कालीकट बंदरगाह पे आया था। और ये कालीकट जो है पड़ता कहाँ है? ये केरल के कालीकट में पड़ता है। और इसको जो है अब्दुल मजीद जो है ये वास्को इसको भेंट किया था। ये गुजरात का ही था, अब्दुल मजीद इसको भेंट किया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि सबसे पहले जो है पूरे जहाज से जो है समुद्र को एक दूसरे का चक्कर लगाने वाले पूरे घूमने वाले कौन हो जाएंगे? मैगेलन। और ये कब घूमे थे? 1519 में। यानी 1519 में पूरे दुनिया का चक्कर लगाने वाले कौन बन जाएंगे? मैगेलन बन जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता जो है यह कौन लगाए थे? ये कुक, कैप्टन कुक, जो ऑस्ट्रेलिया के भी खोज वही किए थे, कैप्टन कुक। और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता कौन लगाए थे? कैप्टन कुक के द्वारा जो है इनके द्वारा जो है वो लगाया गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वास्को डिगामा जो है ये कहाँ का यात्री था? ये पुर्तगाल का। ये सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आया था और सबसे लेट में जो है यही पुर्तगाली गोवा को अंतिम में छोड़ते छोड़ते जो यहाँ से गया था, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन बताइएगा, शायद कहाँ है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में ना, वहाँ भी झांसी की रानी का ही ग्वालियर साथे में 2 बार ना आया था। तीसरा बार में मरिए गया, यहीं रह गया था 1498 में, 1502 में, उसके बाद 33 में मरा है। 3 बार आया है, चौथा बार में ही रह गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो पुर्तगालियों में जो भारत में से यूरोपीय कंपनी की स्थापना करने आए थे, इसमें सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और इस भारत पे कब आए थे? 1498 में आए थे। इसके बाद आया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब आई थी? 1600 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 में आई थी। उसके बाद डच कब आई थी? देखिए पहली आई थी 1600, पहले डच आया था, ठीक है ना। लेकिन यह पहले आया डच आया था, लेकिन कंपनी स्थापना करने में लेट लगा दिया, 2 साल लेट कर दिया ही, ठीक है ना। ये पहले स्थापना कर दिया था, अंग्रेजी वाला जो है पहले स्थापना कर दी। लेकिन आने में पहले जो है तीसरे स्थान पर अंग्रेज आया था, लेकिन पहले कंपनी स्थापना कर दिया था, ठीक है ना। ये सोचते विचारते रह गया डच वाला, और तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना कंपनी जो है स्थापना कर दिया था। इसके बाद आया था डेनिश। ये
डेनिस कब आया था 1616 में, उसके बाद आया था फ्रांसीसी 1664 में, और सबसे लास्ट हो जाएगा स्वीडिश, ये आया 1731 में। ये तो ये हमेशा याद रखिए, ये आपको क्वेश्चन कहीं नहीं पूछ सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी 1600 में आई थी। पुर्तगाल कब आई थी 1498 में पुर्तगाल आया था, और 1602 में स्थापना किसका हुआ था डच का। और उसके बाद वो हो जाएगा आपको डेनिस, डेनिस का स्थापना किया था 1616, और सबसे लास्ट में किसका हुआ था स्वीडिश का 1731 में किया था, और फ्रांसीसी वाला कब किया था 1664 में किया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा। फैक्ट्री का नाम जी सर, ये अपना स्थापना वो अलग है, सिर्फ एक ही चेंज होता है, डच चेंज हुआ था, बाकी सब सेम ही है। ये पहले डच आया था, समझे, इसका पुर्तगाल के बाद डच आया था। इसका ट्रिक ही बहुत अच्छा भी ध्यान में नहीं, वो तो आप इंग्लिश में याद रखें, इंग्लिश में से आ जाएगा, बहुत अच्छा तरीका होता है। एक और अच्छा, इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक था। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ताओं पर जो है प्रतिबंध कब लगाया था, वस्तुओं पर कर कब लगाया था। ये 1767 ईस्वी में जो है वस्तुओं पर जो है कर लगा दिया था। आगे बताया क्वेश्चन जाएगा कि कॉमन सेंस जो है किसकी लघु पत्रिका है, थॉमस पेन की जो है कॉमन सेंस जो पत्रिका हो जाएगी। और कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी थी, एनी बेसेंट की, जो कि 1916 में जो स्टार्ट किए थे। कौन सा आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किए थे। इसी में कॉमनवेल्थ पत्रिका जो ये लॉन्च किए थे। और उधर से बीजी तिलक जो कौन लॉन्च किए थे, केसरी और मराठा, जो कि केसरी जो है किस भाषा में था, अंग्रेजी में था, और मराठी जो था, मराठी अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में था और मराठी अंग्रेजी में था। ठीक है ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताएगा कि कानून के अधिकार के हिसाब से सबसे पहले लिखित संविधान जो है किस देश में दिया गया था, अमेरिका में जो लिखित संविधान दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताएगा स्टाम्प एक्ट जो ये कब पारित हुआ था, 1765। स्टाम्प एक्ट जो ये 1765 में आया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राइट्स ऑफ मैन की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था। ये अमेरिका के जो है ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है राइट्स ऑफ मैन की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन बताएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। इसका नारा क्या दिया गया था, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये तीन को फ्रांस की क्रांति में नारा दिया गया था। और इसी फ्रांस की क्रांति के नारा में इसी तीनों वर्ड को उठा के भारत के प्रस्तावना में संशोधन करके, एक ही बार संशोधन हुआ अभी तक, और उसी में तीनों वर्ड को ऐड किया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जो है ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो क्या हुआ, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता जो था वो कौन बने थे, वो लेनिन वे थे, लेकिन इसमें मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर दिए हुए हैं। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता जो है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। और जैकोबिन क्लब के सदस्य जो थे वो एक प्रकार के छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि ये सभी हो जाएंगे। अब आता है विश्व का इतिहास में, चैप्टर 4 हो जाएगा। इसमें जो है बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अंदर से दिए हुए सब कुछ बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 28 जून, 28 जुलाई ना होगा, जून दिए हुए, 28 जुलाई होना चाहिए। 28 जुलाई 1914 को जो ये स्टार्टिंग हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसकी तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा, हाँ, ये आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या जो हुई थी, सरोजवा की हत्या जो है वो कर दिया गया था। और ये कब से कब तक चला था, 1914 से लेकर 1918 तक जो ये आपको जो है स्टार्टिंग हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। इसमें जो है 2 राष्ट्रों में बट गया था प्रथम विश्व में, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में बताइएगा ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, ये सब किस राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे। और धुरी राष्ट्र से जर्मनी, इटली और जापान जो है ये सभी धुरी राष्ट्र से हो जाएंगे। बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण जो है, माने इसका समाप्ति जो है, इसका समाप्ति कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का, 1919 में, सॉरी 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और उसके बाद इसके बाद कौन सी संधि हुई थी, वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। और वर्साई की संधि जो, जी सर, ये इसी के बाद जो है वर्साई की संधि हुई थी। और इसमें सारा चीज़ एक राष्ट्र पर थोप दिया गया था। उसके बाद जो इसको स्टार्टिंग किया गया था, ये द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण जो है ये हो जाएगा वर्साई की संधि मुख्य कारण हो जाएगा। और इसका कारण हो जाएगा तो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है, जर्मनी थोड़ी किया पोलैंड पे आक्रमण, कौन किया था, तो हिटलर ने किया। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। ठीक है, तो बोल रहे हैं हम।
उसके बाद बताइएगा कि इसके प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ये पर्ल हार्बर पर आक्रमण सर जर्मनी किया है। इसका मुख्य पर्ल हार्बर पर आक्रमण जापान किया था जो मुख्य शामिल हुआ था। मुख्य कारण इसका जर्मनी का पोलैंड पर यही सर लुसेंट में यही दिए हुए देख लीजिए ना, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण दिए हुए हैं। बाकी आप तो अपने महानतम श्रेणियों में से आते हैं। आगे बताएगा में आता है तो आगे बताएगा राष्ट्र संघ की स्थापना जो है यह राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ये आपको 10 जनवरी 1920 में हुई थी। बताएगा इसके बाद जो है विश्व आर्थिक मंदी यह कब आई थी? 1929 में जो है ये आर्थिक मंदी आई थी। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा द्वितीय विश्व युद्ध में जो है यह बम गिराया था, एटम बम, यह कौन गिराया था? अमेरिका गिराया था। और यह अमेरिका बम कब कब गिराया था? 6 अगस्त, जो कि हिरोशिमा पे गिराया था 6 अगस्त 1945, जिसका कोड रखा गया था लिटिल बॉय। और उसके बाद 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था, ये आपको नागासाकी पे गिराया गया था और इसका कोड रखा गया था फैट मैन। इंडिया नहीं, फैट मैन रखा गया था, मोटा आदमी, मोटा भाई। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। हाँ, ये आपको 1 सितंबर 1939 वो द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय, हाँ द्वितीय हो जाएगा। 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1945 को खत्म हो गया था। और प्रथम विश्व युद्ध ये आपको 28 जुलाई 1914 को जो है स्टार्टिंग हुआ था और 1918 में खत्म हो गया था ये। और प्रथम विश्व युद्ध में जो किस देश की हार हुई थी? जो कि आपको हो जाएगा राष्ट्र में धुरी राष्ट्र की हार हुई थी और उसी में आ जाएगा आपको जर्मनी की मुख्य रूप से हार हुई थी। अगला क्वेश्चन बताएगा 1917 में जो है रूस किस विश्व युद्ध से अलग हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस जो है ये 1917 में अलग हो गया था। और रूस अलग होता है अमेरिका से। जी, इसका जाना उसका आना एक साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि धुरी राष्ट्र में सबसे पहले समर्पण कौन कर दिया था? इटली। इटली जो सबसे पहले समर्पित जो है धुरी राष्ट्र में कर दिया था। अब देखिए जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण बना हुआ है। इसमें ये बात इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना? आप बेवजह तकलीफ ले रहे हैं, ठीक है? आप पर्ल हार्बर पे बोल रहे हैं, पर्ल हार्बर अमेरिका में पड़ता है, समझे? हमने पर्ल हार्बर की चर्चा नहीं की है सर, दूसरे विश्व युद्ध की बात की है। द्वितीय विश्व शुरुआत इससे वाले पर्ल हार्बर पर आक्रमण जापान ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर जो हिटलर इसका जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। और ये किस देश की तरफ से लड़ा था? हिटलर जर्मनी से लड़ा था। हिटलर जो ये जर्मनी से लड़ा था। इसका जर्मनी ऑस्ट्रिया सॉरी जन्म इसका ऑस्ट्रिया में हुआ था और ये लड़ा है किधर से? जर्मनी के तरफ से लड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्साई की संधि का विच्छेद जो है ये हिटलर कब किया था? 1935 में। ये हुआ था 1919 में और ये इसका विच्छेद यानी हिटलर कब किया था? 1935 में इसका कर दिया था। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद बताइएगा आता है चैप्टर नंबर 6 जो कि समाजवाद और उपनिवेशवाद है। तो उसको बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगी? भील। सबसे बड़ी जनजाति भील हो जाएगी। दूसरे स्थान पे गोंड, तीसरे स्थान पे संथाल और दूसरे स्थान पे अगर बताए थे कि दूसरे बात अगर जनजाति में आज जनजाति लग जाएगी तो कौन हो जाएगी? गोंड, जो कि पहले स्थान पर जाएगी। आज लग जाएगा तो और इससे रहेगा दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगी? गोंड। सिर्फ अगर दूसरे स्थान पे हो जाएगी तो गोंड हो जाएगी और आद्य लग जाएगा तो प्रथम स्थान पे आ जाएगी। और उससे प्रथम स्थान पे कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। बताइएगा संथाल जो है किसमें क्रम की जनजाति है? तीसरे क्रम की जनजाति है, जो कि आपको मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बदल बदल कर घूम घूम कर खेती करने वाले विधि को कौन सी खेती कहते हैं? झूम या आपको पोडू विधि कहा जाता है। झूम खेती या पोडू विधि भी इसी को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, पोडू विधि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संथाली जो पहले संथाली कौन थे जो कि उल्टा हो गया, उल्टा पूछ लेते हैं। बताइएगा विद्रोही नेता तिलका मांझी जो थे या किस जाति से संबंधित? तिलका मांझी ये संथाल से ही थे। तिलका मांझी जो थे वो जी वो आदिवासी हो जाएगा। ये विद्रोही की बात कर रहे हैं, वो तिलका मांझी भी संथाल से थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तिलका मांझी का जन्म जो है यह किस प्रमंडल में हुआ था? भागलपुर प्रमंडल में हुआ था, जो कि तिलकपुर गांव हो जाएगा, जो कि सुल्तानगंज के पास पड़ता है। भागलपुर सुल्तानगंज ना है, वहाँ से लोग जल उठता है, ठीक है, बोले वहाँ जो भागलपुर प्रमंडल हो जाएगा। और उसमें मात्र क्या जिला है? 2 जिला है। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है। सबसे छोटा जिला, हाँ सबसे छोटा प्रमंडल जो वही है, मात्र उसमें 2 जिला है। ये भी आप बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 3 को समस्तीपुर जो है ना ये दरभंगा प्रमंडल में आता है, उसमें 3 जिला आता है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आ जाएगा। आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि तिलका मांझी जो है पहली बार जो है यह तीर से हथियार पे हमला करके किसको घायल कर दिए थे? कलेक्टर को जो घायल कर दिए थे तिलका मांझी हो जाएंगे। करंट का करंट लगे ना, ये आपका क्लास 9th का जो SCRT जो नोट्स था उसको खत्म कर दिया गया है। अब करंट का सेशन जो है
संथाल विद्रोह से। अगला स्टार्ट करते हैं, कहाँ दिया गया इसमें? मार्च वाला है कि 14 मार्च यहाँ से। अब बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को लॉन्च किया है? ये अनुराग ठाकुर। देखिए भुट्टो बाबू, आप इसका मतलब होमवर्क पढ़ के नहीं आते हैं। सही बात है, होमवर्क पढ़ नहीं आते हैं। घर से आए तो क्या मतलब, होमवर्क पढ़ के आके, जब होमवर्क पढ़ के नहीं आएगा सर जी आपको करंट हवा नहीं लगने देगा, ठीक है ना। इतना बात आपको हम जो बता रहे हैं समझा के, जब तक आप पढ़ के खुद से नहीं आएगा आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप चुटपुटिया नेता भी हैं, हमारे वार्ड सदस्य भी हैं, इसके लिए अलग बात है, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको शिक्षक बनना है, थोड़ा पीछे जाइए भुट्टो बाबू, देखने दीजिए, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? ये मुंबई जीता है, और किसको हरा के जीता है? विदर्भ को हरा के। मुंबई जीता है, किसको हरा के? विदर्भ को हरा के जीता है। और पहले जो है ना, जो किसी भी खिलाड़ी का सिलेक्शन जो होता था वो आपको रणजी ट्रॉफी के आधार पर ही किया जाता था कि वो खिलाड़ी अच्छा खेलता है, अंडर 19 में अच्छा खेल के आया, रणजी खेल रहा है, अब उससे वहाँ का सिलेक्शन किया जाए, ठीक है ना। लेकिन अब जो है IPL सिलेक्शन करने का मुख्य जरिया बन गया है, और IPL के आधार पर ही किसी भी खिलाड़ी का चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये याद रखिए कि रणजी ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, और इस बार इसको कौन जीता है? मुंबई जीता है। और किसको हरा के? विदर्भ को हरा के जीता है। देखिए किसको हरा के जीता, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि किसको हरा के कौन जीता है। तो मुंबई जो जीता है ये विदर्भ को हरा के जीता है, और ट्रॉफी कौन हो जाएगी? रणजी ट्रॉफी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG बस सेवा लॉन्च की है? ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है कौन वहाँ के? एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और वो LNG से बस चलाने की, उसे CNG सब चलाता है, वो LNG से बस चलाने की घोषणा की है, और मुख्यमंत्री कहाँ के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वही गैस सीमा को ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि देश और दुनिया की पहली जो है 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? ये सऊदी अरब में, UAE सऊदी अरब में किया गया है। देखिए 3D संबंधित तीनों क्वेश्चन था, हमने आपको कितना बार चर्चा कर दिया है, फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। 3D प्रिंटेड अगर मस्जिद की बात हो जाएगी तो कहाँ हो जाएगी? सऊदी अरब हो जाएगा। 3D प्रिंटेड डाकघर हो जाएगा तो कर्नाटक के बेंगलुरु में हो जाएगा, और 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर हो जाएगा तो तेलंगाना में हो जाएगा। और ओम आकार का मंदिर भी एक बना है जो कि राजस्थान में, कहाँ बना है? राजस्थान के जयपुर में ओम आकार का पूरा मंदिर का डिजाइन ही जो है ना, वो आप ड्रोन से देखिएगा, ये ओम आकार का जो है हो गया है। आगे पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में हो जाएगा, 3D प्रिंटेड वाला पोस्ट ऑफिस जो है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन से देश जो है मरने में सहायता को वैध बनाएगा? ये फ्रांस। आप मरना चाहते हैं तो आपको सहायता करेगा, उसके लिए उसको वैध कानून बनाया है, और ये देश का नाम क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन को कौन सा टीम जीत गया है? RCB यानी बेंगलोर जीता है। किसको हरा के जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीता है। पहला बार मुंबई जीता था दिल्ली को हरा के, दूसरा संस्करण जो हुआ है इसमें RCB जीता है, किसको हरा के? दोनों बार देखिए महिला वाला में दोनों बार दिल्ली हार गई है, और इस बार जीती है महिला वाला में कौन? RCB जीती है। और पुरुष वाला में RCB एक बार भी जो अभी तक नहीं जीत पाया है। और पुरुष वाला जो IPL हुआ है, लेकिन महिला वाला में हुआ WPL, उसका नाम है वोमेन प्रीमियर लीग, और इसका जो है इंडियन प्रीमियर लीग जो कि IPL होता है, उसको कौन जीता? IPL को KKR जीता है, और किसको हरा के? हैदराबाद को हरा के जीता है। और इसमें ऑरेंज कप किसको मिला है? ऑरेंज कैप विराट कोहली को सबसे ज्यादा रन बनाने में मिला है, और पर्पल कैप मिलता है बल्लेबाज को जो कि हर्षल पटेल को मिला, जो कहाँ के बल्लेबाज थे? पंजाब किंग्स के थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो देश की पहली आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोली गई है? नई दिल्ली में। आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोली गई है? नई दिल्ली में। और जलवायु घड़ी भी कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में भी लगाई गई है। और नौमा रायसीना डायलॉग का बैठक भी कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। हम आपको बताए थे कि नौमा रायसीना डायलॉग की क्वेश्चन पूछने ही वाला है कि नौमा रायसीना डायलॉग जो है इसमें किस देश के अतिथि मुख्य रूप से आए थे प्रधानमंत्री बन के? ग्रीस के आए थे, ठीक है ना। देखिए हमने बताया था I2 U2 जो कि TRE फर्स्ट ने पूछे हुआ था, आपको इसके बाद पूछेगा G2G और G2G किस देश के बीच हुआ है? इंडिया और इजराइल के बीच में। G2G जो हुआ है समझौता इंडिया और इजराइल के बीच में हुआ है। और देश की पहली जो ये नौमा रायसीना डायलॉग बैठक जी हुई है ये भी नई दिल्ली में हुई है, और इसमें मुख्य अतिथि आए हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री आए। और ये रायसीना शब्द जो है ये किस देश से लिया गया है? सिंगापुर से। ये सिंगापुर से रायसीना वहाँ का शब्द शहर हो जाएगा रायसीना, वहाँ से इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
जो पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? ये नेपाल का पोखरा जो है, पोखरा जो वहाँ की पर्यटन राजधानी घोषित की गई है, जो किस देश से पड़ता है? नेपाल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। यानी सबसे खराब हवा वाला देश कौन हो जाएगा? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शपथ लिए हैं, इसमें कितने पड़ोसी को बुलाए हैं? किस देश के? 7 गो पड़ोसी देश को बुलाए हैं, जो कि आपको अड़ोसी पड़ोसी जितना हो जाएगा, इसमें 7 गो पड़ोसी देश में बांग्लादेश से कौन आई है? बांग्लादेश से यही आई है, उसका नाम हो जाएगा शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश से कौन है? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है भारत में, बिहार में कौन बन गया है? बेगूसराय बन गया। और चौकीदारी, हाँ बेगूसराय बन गया है। और गिरिराज सिंह जहाँ से सांसद बने थे। और यही आपको बता दें कि चौकीदारी कर मना देने के लिए बिहार में कौन सा जिला आगे आ जाएगा? ये बेगूसराय, जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ था ना, उसको चौकीदारी कर से मना देने के लिए ये बेगूसराय ही आया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो किस देश ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये येस बैंक हो जाएगा। देखिए इस बार पेरिस में ओलंपिक होने वाला है, जो कि 2024 में होने वाला है। और ये 33वें क्रम का 34वें क्रम का होने वाला है। 33वें क्रम ना होगा, 33वें क्रम का जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है। और इसमें भारत का जो बैंक है येस बैंक, वो इसका जो है शामिल होने वाला है। येस बैंक इसमें शामिल होने वाला है। देखिए जो क्वेश्चन अभी जो है ना, वर्तमान में जो गेम होने वाला है, उससे क्वेश्चन फंसने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो कि 2024 में ओलंपिक कहाँ होने वाला है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, पेरिस हो जाएगा, ठीक है ना। और वो ओलंपिक गेम जो है इस बार 33वें क्रम का जो है वो वहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो विश्व खुशहाली सूचकांक है, भारत का स्थान कैमा है? 126। देखिए शांति और खुशहाली दोनों जो 126 है, नहीं जहाँ जहाँ शांति रहेगी वहाँ खुशहाली ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसलिए 126 जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की पहली स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जो है, इसका शुरुआत कहाँ किया गया है? ये जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में जो है गीगा पहली बैटरी स्टोरेज है गीगा फैक्ट्री, इसका शुरुआत कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। गोल मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर। सेल्फी पॉइंट जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। और पहला जो है वोट देने वाला यूटी विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब एक बार सोमपेन जनजाति, सोमपेन वो भी जम्मू कश्मीर से। अब एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, उसका क्लास को ज्वाइन करने। कोई दिक्कत भुट्टू बाबू? अगला क्वेश्चन बताएगा भुट्टू बाबू, आपसे ही क्वेश्चन है जो कि तुरंत बताएं। अभी जो भारत के लिए जो नई सेवा आई है, उसके लिए पीवी शब्द दिया गया है। इसको पीवी शब्द को लॉन्च कौन किया? प्रसार भारती के लिए अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर कौन से मंत्री हैं? अभी है कि थे पता नहीं चल रहा है, ये खेल मंत्री हैं, ठीक है ना। अभी तो नया मंत्रिमंडल आ गया तब ना पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा आपसे तुरंत पूछे हैं कि 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। और आपको LNG से बस कौन सा सरकार स्टार्ट करेगा? महाराष्ट्र सरकार शुरू करेगा। और आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर में जो 370 जब धारा जम्मू कश्मीर होते हैं, हाँ जम्मू कश्मीर, ठीक है बोले हैं। जम्मू कश्मीर जब 370 हटा है, तो वहाँ जो है आपको ये अपना ज़मीन खरीदने वाला 2.5 एकड़ ज़मीन जो है वो वही महाराष्ट्र सरकार ही खरीदा है। 2.5 एकड़ वहाँ जो अपना बनाएगा फार्म हाउस। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पोखरा जो है किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित की गई है? नेपाल की हो जाएगी। बताइएगा WPL कौन जीता है इस बार? RCB। और हराया किसको है? दिल्ली को हराया। बताइएगा कि रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? मुंबई जीता है। मुंबई जीता है महाराष्ट्र। मुंबई जीता किसको हरा के? विदर्भ को हरा के जीता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश खराब हवा वाला हो जाएगा। बताइएगा सबसे प्रदूषित शहर अगर आ जाएगा इसमें बिहार में बेगूसराय हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन जी। देखिए मेन बात है, बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ना, उसी कारण इसको जो है ना प्रथम स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के साथ भारतीय ओलंपिक की साझेदारी की है? ये येस बैंक जो किया है, इसको किया है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन जो हम बताए थे कि भारत के लिए पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ से होगी? ये जम्मू कश्मीर से हो जाएगी। तो ये क्लास आज का जो पूरा होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, इसमें सारे चीज़ को एक तवज्जो रखते हुए पूरा कराया गया। इसमें आपको जो सबसे पहले साइंस देखने को मिला, इसमें धोनी को पूरा खत्म किया गया। धोनी के बाद जो है
आपको ये क्लास 9th का जो CRT था उसको पूरा जो विश्व का इतिहास था उसको खत्म किया गया। और उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था करंट अफेयर जो कि मार्च का चल रहा है, और मार्च का जो है 21 मार्च तक आज जो है वो 21 मार्च 2024 तक जो करंट अफेयर वो पूरा करा दिया गया है। बाकी आपको ग्रुप में डेली का करंट अफेयर भी देखने को मिल रहा होगा, और ये सारा चीज़ जो होमवर्क के माध्यम से होता है। अगर आपको वो पता नहीं है कि होमवर्क कहाँ मिलता है तो ग्रुप के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से जाके जो इसको ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और ये PDF अपने पास पा सकते हैं। इसके बाद जो 40 नंबर का टेस्ट होता है डेली का, वो भी आपको PDF के रूप में ग्रुप में डाला जाता है। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको शेयर नहीं किया करते हैं, बात नहीं कीजिए अभी, इसको शेयर नहीं किया करते, शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा उतना अच्छा आप ही लोग के लिए रहेगा। और आप लोग को ये भी बात बता दें कि एग्जाम को डेट के लोगों को अभी तक संशय बनी ही हुई है, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम जब ले आपकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप कभी भी एग्जाम को फोड़ रखने की क्षमता जो है वो अपने अंदर आपके अंदर होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।